नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। ब्लंटली स्पीकिंग पे हम चर्चा करने जा रहे हैं 21 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक का शेयर बाजार किस तरह का रहने वाला है। हालांकि विश्लेषण देने में थोड़ी सी देरी हो गई है, आज संडे को हम ये दे पाएंगे और इसका कारण आज मैं हूं, जिसकी वजह से विलंब हुआ है और अभी भी आप देख रहे हैं कि मैं काल से ये कर रहा हूं। तो सुभाष जी, आपने जब लास्ट वीक, आपका सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमेशा की तरह हम लोग जुड़ते हैं और लास्ट वीक सुभाष जी, जब मैंने आपसे पूछा था कि जो मार्केट, क्योंकि लास्ट वीक भी मार्केट नीचे गिरा था, और तब मैंने कहा था कि क्या इस वीक में अब रिकवर कर जाएगी, तो आपने कहा था कि रिकवर नहीं करेगी बल्कि नीचे जाने की और संभावना बनती है। तो जो आपने रेंज दी थी उस रेंज में मार्केट रही और जो नीचे जाने की आपने संभावना जताई थी वह भी सच हुई और 25,000 से नीचे फ्राइडे को मार्केट निफ्टी बंद हुआ है। तो इस वीक किस तरह की संभावनाएं दिखती हैं? क्या अब यहाँ से और नीचे जाने की कोई संभावना है? अगर है तो क्यों, और अगर ऊपर आएगा तो भी उसका कारण बताएं सुभाष जी। देखो रविंद्र जी, पहले तो धन्यवाद और सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे फॉलो करते हैं। दूसरी बात यह है कि पिछली वीक मार्केट डाउन रहा क्योंकि एफआई की सेलिंग कंटिन्यूअस चल रही है और पिछले वीक यदि हम पूरे वीक में देखें तो जी 6,672 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई। हालांकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की भी बाइंग कंटिन्यूअस चल रही है। 9,491 करोड़ की उनकी पिछली वीक बाइंग रही। और जी जुलाई के पूरे महीने में यदि हम देखते हैं तो एफपीआई की सेलिंग जो है 16,956 करोड़ रही और इसी प्रकार डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की 21,894 करोड़ की बाइंग भी रही। तो हमेशा बिल्कुल ठीक। इसको डीआई की बाइंग हमेशा ऊपर चल रही है। देखिए, जी पिछले वीक हम कई कारण हैं। ग्लोबल क्यूज एक कारण था कि ट्रेड एग्रीमेंट सभी कई कंट्रीज से नहीं हुए हैं और इंडिया के साथ भी अभी एग्रीमेंट पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है और 1 अगस्त से टैरिफ लागू होने हैं, तो ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी बोल चुके हैं ट्रम्प की भी 15 से 20% टैरिफ लग जाएगा यदि कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनका एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ है। तो जापान का, साउथ कोरिया का भी मार्केट डाउन चल रहा है। तो इसकी वजह से, ग्लोबल क्यूज की वजह से एक तो मार्केट डाउन रहा है, एफपीआई की सेलिंग रही है। जो यदि पॉजिटिव फैक्टर में आप देखें तो सीपीआई का डाटा आया है जो कि 2.1%, हम्म 77, हाँ, मतलब 77 वीक बाद इतना डाउन आया है। और अप्रैल टू जून का यदि हम एवरेज देखें तो 2.7% है, जो कि आरबीआई एस्टिमेट 2.9% से भी काफी कम है, 2.1%। तो ये इसका किसका इसका डेटा, ये ये मतलब है, किसका डेटा शेयर कर रहे हैं वैसा भी है? ये सीपीआई रिटेल का। रिटेल का, ओके। हाँ जी, जी, हाँ और जी। सीपीआई को क्या फुल फॉर्म क्या हुआ इसका? सीपीआई की प्राइस इंडेक्स सी से बनता है। मैं भी कंफ्यूज हो ओके, गया। एक कॉस्ट, डब्ल्यूपीआई है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। हाँ, और एक कॉस्ट प्राइस रिटेल इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स है ना। रिटेल होलसेल प्राइस प्राइस इंडेक्स। इंडेक्स भी नेगेटिव में है, बड़ा ओके सॉफ्ट हो गया है। तो दोनों को डाटा बहुत सॉफ्ट हुआ है। देखो, इंडिया के अंदर दो ही चीज की ओके। दिक्कत होती है ना, ये इन्फ्लेशन की और एफपीआई सेलिंग की। तो इन्फ्लेशन पहले बढ़ा हुआ रहता था, तो जी अब है ना, जैसे हम 3 बार आरबीआई गवर्नर ने, संजय मल्होत्रा जी ने 3 बार कम कर चुके हैं ये इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट, जी 25-25 और 50 पैसा, 1% कम हो जी। गया है। अब अगस्त में फिर मीटिंग है आरबीआई की, हम्म। तो उसमें उम्मीद है कि 50 पैसा जी वहाँ, 25 से 50 पैसा फिर कम हो सकता है। एक जी इंस्टांस होता है, वो अभी तक न्यूट्रल है। उससे लगता है कि ये अकोमोडेटिव में ट्रांसफर कर देंगे स्टांस को भी। जी। तो वो सीपीआई शायद वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो था, हाँ, मैं भी, अब कंज्यूमर मुझे भी प्राइस याद इंडेक्स, आया। कंज्यूमर वर्ड ये भूल गया मैं, हाँ, कंज्यूमर मैं प्राइस भी इंडेक्स। भूल गया था, तो मैंने कहा भाई साहब, वो कई बार होता है ना, अच्छा, वो शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म ही हम यूज हाँ, करते रह जाते हैं और पिछले फुल वाला गायब हो जाता हाँ जी, पिछले वीक है। हमारा जो रूपी भी है वो डेप्रिशिएट हुआ है, 86 रुपए जी 15 पैसा, है नहीं। जी मतलब पिचासी जी अस्सी था जुलाई 11 को, तो वो भी जी 35 पैसा। इससे भी मार्केट डाउन रहा है, रूपी भी वीक हुआ। वी आई एक्स जी है वो बढ़ गया है,
वोलेटरी इंडेक्स, वोलेटिलिटी इंडेक्स है ना, तो इससे भी फर्क रहा है जी। हाँ जी। जी। तो सुभाष जी, अब अगर मान लीजिए अब हम नेक्स्ट वीक जो कल मार्केट खुलेगी, तो इस मार्केट में जो ग्लोबल क्यूज़ तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव हैं? नहीं, देखिए 2 बातें हैं। एक तो इंडिया से ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है और ट्रेड जी, क्योंकि लास्ट 25 यदि हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर देखें 24-25 में, तो हमारा 86 बिलियन यूएस डॉलर का यूएस को एक्सपोर्ट हुआ था और तकरीबन 40-41 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हुआ था। तो हमारा सरप्लस काफ़ी 40-45 यूएस बिलियन डॉलर हमारा सरप्लस था, ट्रेड सरप्लस। और इंडिया भी नहीं चाहता कि हमारा एक्सपोर्ट कम हो, है ना? हुँ, और यूएस को, क्योंकि अ, चाइना के बाद सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का यूएस। और तो हमारी पूरी कोशिश है कि एग्रीमेंट स्पेशल ट्रीटमेंट दे। और जैसे कि पहले भी थोड़ा बीच में आप देखें तो थोड़ा-सा माहौल बिगड़ा था, बाकी फिर भी माहौल ठीक। राजेश अग्रवाल जो इसको सेक्रेटरी हैं, जो इस एग्रीमेंट में लगे हुए हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि एक प्रेफ़रेंशियल एग्रीमेंट हो यूएस के साथ। और ये हमारी जो यूएस की टर्नओवर है, ये एक्सपोर्ट की, ये बढ़े, घटे नहीं। है नहीं? और तो इसके लिए वो एग्रीमेंट के लिए क्योंकि टाइम भी लग रहा है और एग्रीमेंट फ़ेवरेबल बनाने की कोशिश हो रही है। यदि फ़ेवरेबल एग्रीमेंट आता है, तो ये बहुत पॉज़िटिव होगा। और हम जैसे अ, चाइना प्लस वन की थ्योरी चल रही है, तो हम चाहते हैं कि बहुत सारी फैक्ट्री का बेस इंडिया में स्टार्ट हो। जैसे अ, वियतनाम से कम हमें यदि रेट मिलता है, तो ये हमारा अट्रैक्टिव बन जाएगा। और देशों के कंपैरिज़न में टैरिफ कम लगाते हैं, तो ये अट्रैक्टिव बन जाएगा। जी। भई इसकी तो संभावना है कि एग्रीमेंट फ़ेवरेबल होगा, लेकिन जब तक एग्रीमेंट नहीं हो, अनसर्टेनिटी है, तो मार्केट इसको हेवीली रिएक्ट करता है नहीं? तो हेवीली इसलिए रिएक्ट करता है। मार्केट। हाँ जी। जी, तो सुभाष जी, अब रेंज भी मैं जानना चाहूँगा कि रेंज क्या रहेगी? उसके पास मैं तो गोल्ड का भी समझना चाहूँगा कि गोल्ड का मार्केट कैसा चल रहा है इस वक़्त? तो अगर नेक्स्ट वीक की हम रेंज देखें तो क्या रेंज दिखाई दे रही है? देखिए, निफ्टी की मैं 24,550 से 25,550 बोलना चाहूँगा। और बैंक निफ्टी हमारा 56,283 पर क्लोज़ हुआ था। तो बैंक में भी एक्सिस बैंक के रिज़ल्ट खराब आए थे। उसके बाद अभी जैसे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इवन रिलायंस का भी रिज़ल्ट आया है। ये मार्केट फ्राइडे के बाद आए जी, और तो ये रिज़ल्ट्स भी मैं बहुत सही हैं, अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं। और अभी बहुत सारे येस बैंक का भी रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आया है और बहुत सारे रिज़ल्ट आने हैं। इन्फोसिस का आना है, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज़ का आना है, बजाज फाइनेंस का आना है, नेस्ले का आना है, सिप्ला का आना है, बहुत सारे रिज़ल्ट आने हैं। तो अभी तक जो कॉर्पोरेट के रिज़ल्ट्स आए हैं, वो एनकरेजिंग नहीं थे, लेकिन ये रिलायंस का रिज़ल्ट काफ़ी पॉज़िटिव है। इवन बैंकों में भी रिज़ल्ट 2 एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का रिज़ल्ट ठीक आया है। और कोटक का खराब आया था, एक्सिस का खराब आया था, इसलिए मार्केट ने उसको रिएक्ट कर चुके हैं। तो रिएक्ट कर मैं ये और यस सोचता हूँ यस बैंक कि ये का भी आपने पॉज़िटिव बताया, है। यस बैंक पे भी एक सवाल मैं पूछूँगा, जापान वाला जो उनका इन्वेस्टमेंट का है। और तो उस हिसाब से भी अगर हम जो निफ्टी की तो आपने बताया 25,550 24,550 से 25,550 की रेंज रहने की संभावना है, और बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी 55,450 से 57,450। 55,450 से लेके 57,450। सुभाष जी, हाँ जी। जिस तरह से इसका रिजल्ट अच्छा आया है यस बैंक का, और ये भी सुनने में आ रहा है कि यस बैंक में जापान के कुछ इन्वेस्ट मतलब एक जो कंपनी है वो इन्वेस्ट करना चाहती है 9,000 करोड़ के आसपास का, तो उसका कैसा सिनारियो बनेगा? येस बैंक के लिए? जी, हाँ जी। तो ये बेसिकली क्या है, 20% इक्विटी वो परचेज़ कर रहे हैं। अभी जी, गवर्नमेंट में क्या है, रूल क्या है, 26% से यदि कोई 51% भी, वैसे तो एफपीआई 74% तक की इक्विटी खरीद सकते हैं, जी, लेकिन उसको वोटिंग राइट सिर्फ 26% का ही होता है। ओके, और ओके, एक बैंक 15% से ज़्यादा इक्विटी नहीं खरीद सकता, एक मतलब एक बेच इन्वेस्टर। सकता। जी, हाँ। तो
बहुत सारे मिला के 74% तक एफडीआई में इन्वेस्ट कर सकते हैं बैंक के अंदर। अच्छा, मतलब एक जो इन्वेस्टर है वो 15% से ऊपर नहीं खरीद सकता है, लेकिन मल्टीपल लोग हाँ, मिलके टोटल 74% मल्टीपल कर ओके। सकते लेकिन जी, कोई 15% से ज़्यादा खरीद रहा है, तो उसको बैंक से, आरबीआई से परमिशन लेनी होती है। तो जी, ये जैसे 20% इनका है, तो 20% तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद यदि बढ़ाते हैं, तो इनके 26% तक तो वोटिंग राइट 26% तक ही रहेंगे, और उसके ऊपर लेने हैं तो ये गवर्नमेंट, आरबीआई जो है, विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें रूल चेंज कर सकते हैं। तो जी, ये चल रहा है अभी, है नहीं? जी, ओके। अब सुभाष जी, गोल्ड के विषय में भी थोड़ा-सा बता दीजिए कि गोल्ड का क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या रहेगा? देखिए, गोल्ड 97,000 के आसपास चल रहा है। और गोल्ड क्या है कि जैसे ही डॉलर की करेंसी थोड़ी हिलती है, तो स्टेबिलिटी की तरफ लोग जाना चाहते हैं। वो गोल्ड और सिल्वर इस स्टेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जी, पीछे सारे, जैसे इंडिया है और दूसरे फेडरल बैंक हैं, वो गोल्ड को परचेज कर रहे थे कि अपनी फॉरेन करेंसी बढ़ाएं। जैसे इंडिया की भी सितंबर 2024 में 704 बिलियन यूएस डॉलर आरबीआई की फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व थे, और वो अब घट के 696 बिलियन यूएस डॉलर हो गए। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है नहीं? बाकी गोल्ड के अंदर यही है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। मैं मतलब पीछे जैसे 1 लाख को क्रॉस कर गया था, क्योंकि वॉर वगैरह थे। अब जैसे अमेरिका ने यूएस रसिया को बोला हुआ है कि अपना 45 डेज के अंदर ख़त्म कर लो, है नहीं? और नहीं तो हम आप पर बहुत सैंक्शन लगा देंगे। और जी, जो कंट्रीज उनसे तेल वगैरह खरीदते हैं और जो हेल्प करता है, तो उस पर भी 100% टैरिफ लगा देंगे। तो इसलिए इंडिया उनसे एग्रीमेंट कर रहा है, और सो दैट कि कोई ऐसी पेनल्टी, कोई ऐसा टैरिफ इंडिया पे ना पड़े। और गोल्ड में तो बस यही है कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। यदि कोई इसको डॉलर के करेंसी को हिट आता है स्टेबिलिटी के अंदर, या कोई वहाँ पे अनाप-शनाप कोई नेगेटिव चीज़ बनती है, तो गोल्ड बढ़ेगा। अदरवाइज़ अभी अ, यहाँ पे मेरे ख्याल मेंटेन रहना चाहिए। 1 लाख मेंटेन के रहना आस-पास चाहिए। जी, मेंटेन। तो सुभाष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप समय निकालते हैं, हर बार की तरह इस बार भी निकाला। और मैं दोस्तों ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हम सुभाष जी के साथ कोई ये एनालिसिस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो कोई प्री डिस्कशंस भी हम नहीं करते हैं, बस शुरू कर देते हैं। तो मैं कई बार देखता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस मैं वैसे भी पूछ लेता हूँ सुभाष जी, तो मैं देखता हूँ कि सुभाष जी की नॉलेज बहुत ही अपडेटेड रहती है, और हर चीज़ में जैसे भी मैंने येस बैंक का पूछा, अभी कल ही आया है, तो मुझे उतना पता नहीं था कि सुभाष जी इतनी डिटेल में बताएँगे, तो इतनी डिटेल में उन्होंने बता दिया। तो इससे लगता है कि सुभाष जी कम से कम मुझे सुभाष जी कितना समय लगाते हैं डेली पढ़ने में, सारी खबरों को जानने के लिए, मार्केट को देखो, स्टडी करने के लिए? बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता पढ़ने-पढ़ाने का, 1 घंटा, डेढ़ घंटा पढ़ लेते हैं। बाकी एक ये है कि मैं एक इन्वेस्टर को और ये बताना चाहूँगा, एचएसबीसी पीएमआई नंबर, है ना? मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विसेज़ का, कंपोज़िट का, ये डाटा इम्पोर्टेंट है। इंडिया जी, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक का डाटा इम्पोर्टेंट है जी, नहीं? फेड रिज़र्व की मीटिंग है, वो अगस्त के अंदर, वो डाटा इम्पोर्टेंट है ना? आरबीआई का वो रेपो रेट घटाने की जी, उम्मीद है, क्योंकि जी, इन्फ्लेशन डाउन हुआ है। ये जी, डाटा इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ डाटा है जो कि उनको ऑब्ज़र्व करने चाहिए। और अ, लास्ट वीक जो हुआ था ना, ये जी, बैंक इंडेक्स घटा था 1.3%, आईटी इंडेक्स घटा था 1.2%, कैपिटल गुड्स इंडेक्स घटा था 1%, और बीएससी रियल्टी 3.7% बढ़ा था, ऑटो 1% बढ़ा था। तो मिड कैप 1% बढ़ा था, स्मॉल कैप 1.5% बढ़ा था। तो ये कुछ डाटा हैं जो कि ऑब्जर्व करने चाहिए। और बहुत सारे रिजल्ट्स आने हैं, उन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट के रिजल्ट्स यदि पॉजिटिव हैं, तो मार्केट और बेटर हो सकता है। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इंडिया का इकोनॉमी का बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सारे मतलब क्योंकि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन 2 घट रहे हैं ना, तो इंडियन इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं, यदि इंडियन इकोनॉमी 6.5-7% से ऊपर बढ़ती है,
तो हमारा जैसे रूरल कंजम्पशन बढ़ रही है, तो हमारी अर्बन कंजम्पशन भी बहुत बढ़ने की उम्मीद है। और जैसे ये कंजम्पशन आगे और भी बढ़ेगी, क्योंकि हमारा जो बजट के अंदर इनकम टैक्स का कट आया था, उसका इम्पैक्ट अर्बन कंजम्पशन पे पड़ेगा। जी। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है शेयर मार्केट के लिए। तो मैं सभी इन्वेस्टर से वो कहूँगा कि आप, मंदी तेज़ी टेम्परेरी है, लॉन्ग टर्म मार्केट इंडिया का इंटैक्ट है, कहीं इंटैक्ट कोई है। दिक्कत नहीं है। बिल्कुल फंडामेंटल बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है। ठीक बात है। मंदी तेजी सब टेम्परेरी है, बट लॉन्ग टर्म जो है ना मार्केट इंडिया का इंटैक्ट है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचें। और हमेशा जब हम ये डिस्कशन करते हैं तो हम आपसे हमेशा ये कहते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ विश्लेषण है, एनालिसिस है। आपके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर आते हैं, ना कि हम आपको ये कहते हैं कि क्या खरीदें और क्या बेचें। जब भी कुछ खरीदना बेचना है तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। और जब ये जानकारी आपके पास होगी तो वित्तीय सलाहकार से डिस्कशंस भी आप अच्छे कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। सुभाष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का।